हेलो दोस्तों, मैं अंजनी तिवारी आप सबका फ्यूचर विल 247 परिवार में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने जो साइंस का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 13 लेक्चर्स के बारे में बात कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 14 लेक्चर्स के बारे में। आप देख सकते हो कि जो थंबनेल लगा हुआ है वो किसका लगा हुआ है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के एग्जाम का, जिसमें जो हम बात कर रहे हैं ना, जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में, कि अगर आप पेट की एग्जाम देने जा रहे हो तो आपका एक भी साइंस का क्वेश्चन ना छूटे, आप किसी भी तरीके से आपका परसेंटेज डाउन ना हो, आप हमेशा रैंकर बने रहो। तो इसके लिए हमारा जो प्रयास है कि आप साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ से। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे बलशाली पेशी होती है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे मानव शरीर है ना, इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर पेशी कौन सी है, यानी किस पेशी में सबसे ज्यादा ताकत है? क्या हमारे हाथ में है, पैर में है, पीठ में है, छाती में है, कहां पे है? तो याद रखिएगा कि अब यहां पे देखिए ऑप्शन में क्या क्या है। भुजा है, जांग है, जबड़े हैं और हृदय। तो भाई हृदय की पेशी तो क्या होती है? अरेखित और रेखित दोनों का मिश्रण होती है। और जब अरेखित रेखित दोनों का मिश्रण होती है ना, तो वो क्या होती है? थोड़ी सी कमजोर होती है। तो यहां से तो हृदय नहीं होना है। अब दूसरा, भुजा, जांग और जबड़े में जो हमारा ये जबड़ा है ना, इसकी जो पेशियां हैं, मांसपेशियां हैं, ये बहुत ही स्ट्रांग होती है। आपने देखा होगा बॉक्सर्स को, बॉक्सर्स क्या करते हैं? फेस पे मुक्केबाजी करते हैं ना, उस मुक्केबाजी में जो फेस होता है इस पे डैमेज होता है। लेकिन क्या होता है, बहुत थोड़ा बहुत जो दांत या स्किन ये रप्चर करती है, ये टूटते हैं, फटते हैं, उसकी वजह से ब्लड आता है। लेकिन बाकी सारी चीजें वो क्या होती है? सेफ होती हैं। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि मानव शरीर में सबसे बलशाली जो पेशी होती है वो क्या होती है? जबड़ा होती है। यानी मानव शरीर की सबसे बलशाली पेशी जबड़ा। और जो हमारे फेस में, हमारे चेहरे में कहां पे होती है? हमारे चेहरे के नीचे वाले हिस्से में। यानी ये जो हमारा बकल कैविटी है, हमारा ये जो मैक्सिला है, मैंडिबल है, यही किसको बनाता है? जबड़े को। और जबड़े में जो पेशी पाई जाती है वही क्या होती है? सबसे मजबूत पेशी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वाह कण का कठोर लचीला भाग बना होता है। यानी जो हमारा कान होता है, ये वाला भाग, ये भाग क्या होता है कि इसका जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो बना हुआ है। ये शेप और स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है, किसके द्वारा बनाया गया है? तो याद रखिएगा कि जब ऐसी अवस्था हो कि संरचना निश्चित समझ में आ जाए, क्या समझ में आ जाए? संरचना निश्चित, लेकिन ये क्या हो? लचीला हो। निश्चित के साथ लचीला, तो ये किसका बना होता है? ये बना होता है उपास्थि का। किसका बना होता है? उपास्थि। यानी उपास्थियों की सहायता से ये क्या होता है कि कोई भी पदार्थ, कोई भी हमारा जो अंग है वो क्या होता है? कठोर बनता है और साथ में क्या बनता है? लचीला। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर, यानी उपास्थि कार्टिलेज। कार्टिलेज की सहायता से हमारा जो ये बाहरी कान है, कर्ण पल्लव जिसे बोलते हो, ये क्या होता है? इसकी जो संरचना होती है वो निश्चित बनी होती है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या होता है? लचीला होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कहा जा रहा है कि मानव के रक्त की सामान्य पीएच होती है। यानी जो मानव रक्त है इसका पीएच मान कितना होगा? यानी जो हमारा खून होता है ना, रक्त होता है, इसका जब हम पीएच मान देखते हैं, पीएच वैल्यू देखते हैं, वो कितना आता है? 7.4। यानी ये थोड़ा सा हमारा जो रक्त होता है ये क्या होता है? क्षारीय होता है। यानी हमारा जो खून होता है, जब आपको कट पीट जाता है, आप कभी ब्लड को चेक करके देखो, टेस्ट करो, तो ये थोड़ा सा कड़वा आता है। और ये जो थोड़ा सा कड़वा आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है? क्षारीय नेचर की वजह से, क्षारीय प्रकृति की वजह से। और ये क्षारीय प्रकृति होने की वजह से इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ये बात क्लियर हो गई? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव रुकता नहीं है, क्या है कि अगर किसी को चोट लग गई और चोट लगने के बाद खून बहना नहीं बंद हो रहा है, खून बहते जा रहा है, बहते जा रहा है, तो इसका कारण सम्मान में किस एक दोष, यहां पे दोष होता है, यानी इसका कारण किससे होता है? यानी ये जो हमारा लगातार खून बहना है, ये किस वजह से लगातार खून बहता है? तो यहां पे आप देखिए आरबीसी। भाई आरबीसी खून को संवहन कराने में सहायक होता है। ये खून की थक्के को जमाने में नहीं। खून का थक्का कौन जमाता है? खून का थक्का जमाता है
थ्रोम्बोसाइट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बिम्बाणु। यानी जो हमारा बिम्बाणु है, थ्रोम्बोसाइट्स है, यही क्या करते हैं, रक्त का थक्का जमाते हैं। और रक्त का थक्का जमाने की वजह से जब आपको कभी चोट लग जाती है तो जहां पे चोट लगती है वहां आप देख सकते हो कि एक छोटी सी पतली सी लेयर बन जाती है। और यही लेयर क्या होती है, बिम्बाणु की लेयर होती है, थ्रोम्बोसाइट की लेयर होती है, जिसे हम लोग जनरली प्लेटलेट्स में देखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि रुधिर दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। यानी जो हमारे शरीर का जो रक्त दाब है, ब्लड प्रेशर है, इसको कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथ किसे कहते हैं बेटा, जो क्या करते हैं, हार्मोन का स्राव करते हैं। यानी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी होती है जो रुधिर दाब को नियंत्रित करती है। और रुधिर दाब को नियंत्रित करने का काम कौन करती है, एड्रिनल। एड्रिनल को ही हम लोग क्या कहते हैं, एड्रिनल को ही हम लोग क्या कहते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड, यानी आपातकालीन ग्रंथि। क्या बोलते हैं, आपातकालीन ग्रंथि। यानी ये ऐसी अवस्था में सक्रिय होते हैं जिस अवस्था में क्या होता है, आपातकाल आ जाता है। यानी हमारा जो शरीर होता है ना, उसको जब कुछ ऐसी अवस्थाएं मिलने लगती है जिसमें हमारा शरीर पूरी तरीके से सक्षम नहीं होता, जैसे कहीं झगड़ा हो जाए, गिर जाओ, चोट लग जाए, तो ऐसी अवस्था में हमारे शरीर में जो ग्रंथि सक्रिय हो जाती है वो कौन सी होती है, एड्रिनल। और एड्रिनल ग्रंथि क्या करती है, हमारे शरीर में जो रक्त होता है इसके दाब को नियंत्रित करने का काम करती है। अब अगर आपसे पूछा जाए थाइमस, तो थाइमस क्या करती है, हमारे जो वृद्धि है, हमारी जो आयु है, इसका नियंत्रण करती है। यानी जो हमारी आयु होती है ये धीरे धीरे परस्पर चेंज होती रहती है। अब इस चेंजिंग को क्या करती है, नियंत्रित करने का काम कौन करती है, थाइमस करती है। एक चीज आपको याद रखना होता है कि जब कभी पूछ लिया जाए कि थाइमस ग्रंथि के बारे में, यह पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो कि वयस्क अवस्था में गायब हो जाती है, यानी हमारे शरीर से हट जाती है, तो वो कौन सी ग्रंथि होती है, थाइमस। ये जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि कहां पाई जाती है, हमारे गले में आगे के भाग में। अब यही थायराइड से एक हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन, जो क्या करता है, हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। और थायरॉक्सिन में ही एक स्पेसिफिक क्या चाहिए होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसे हम बोलते हैं आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं घेंघा रोग। यानी घेंघा रोग किसमें होता है, थायराइड की कमी से। अब यहां पे आपको यह ध्यान देना है, कार्पस ल्यूटियस, कार्पस ल्यूटियस यानी जिसे हम कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं, यह किसमें पाया जाता है, यह महिलाओं में पाया जाता है। और यह महिलाओं में किसमें पाया जाता है, गर्भाशय में। गर्भाशय में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, एक मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, उस पीरियड में जब जो अंडाणु होता है वो शुक्राणु से नहीं मिलता। अंडाणु किससे नहीं मिलता, शुक्राणु से। तो धीरे धीरे वो क्या होता है, डिजनरेट होने लगता है, नष्ट होने लगता है। तो उस नष्टीकरण में जो अंतःस्राव होता है वही क्या कहलाता है, कार्पस ल्यूटियम। तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि रुधिर दाब का नियंत्रण करता है तो कौन सी ग्रंथि रुधिर दाब का नियंत्रण करती है, वो ग्रंथि कौन सी होती है, एड्रिनल, जिसे हम लोग और क्या कहते हैं, आपातकालीन ग्रंथि। अब एक बात और आपको ध्यान देना है, इसे हम लोग और क्या कहते हैं, F3 एंड F4 ग्रंथि। ये ध्यान देना, F3 का मतलब जो होता है वो किससे है, फ्लाइट, फ्राइट एंड फाइट से। यानी झगड़ा करना, लड़ना, गिरना, ये इन सब चीजों के लिए भी ये जिम्मेदार होता है। और ये क्या करता है, सीक्रेट, सिंथेसाइज एंड सिंबलाइज। यानी ये जो काम है ना, इन काम की वजह से ही इसको F3 और साथ में क्या कहा गया, S4 ग्रंथि। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो रक्त होता है, रक्त के दो भाग होते हैं। एक भाग क्या होता है, प्लाज्मा, और दूसरा क्या होता है, रुधिर कणिका। तो मैं कणिका लिख रहा हूं। प्लाज्मा कितना होता है, 55 से 60%, और कणिका कितना होता है, 40 से 45%। अब प्लाज्मा में 70 से 80% क्या होता है, जल। क्या होता है, जल। तो अब यहां पे पूछा क्या जा रहा है कि रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है, यानी प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या उपस्थित होता है। तो भाई सबसे अधिक कौन पाया जाएगा, जल पाया जाएगा ना।
तो यानी जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होगा? जल होगा। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट वन, यानी रक्त में रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक जल पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रुधिर में एंटी स्कंदन यानी एंटी कोगुलेंट पदार्थ मिलाया जाता है। यानी आप एक बात इसे ऐसे ध्यान दीजिएगा, जब आपके शरीर से रक्त निकाला जाता है, आप लोग जाते हो ना रक्तदान करते हो, तो रक्तदान करते हैं तो रक्तदान करने के लिए एक पाउच लेते हैं, उस पाउच में आपके खून को रख दिया जाता है। अब उस खून को रखते समय एक बात का ये ध्यान दिया जाता है कि अब वो खून जो रखा जा रहा है, वो खून कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे कोगुलेट कर जाए, आपस में मिलकर खराब ना हो जाए। तो इस खराब होने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? इस अवस्था में मिलाया जाता है सोडियम ऑक्सलेट। क्या मिलाया जाता है? सोडियम ऑक्सलेट। तो याद रखना कि जब एंटी स्कंदन पदार्थ की बात हो रही है तो रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ यानी एंटी कोगुलेंट पदार्थ के रूप में क्या मिलाया जाता है? सोडियम ऑक्सलेट। तो यहां से आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आंसर। अब भाई एक बात ध्यान दीजिएगा, सोडियम क्लोराइड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं। जो नमक आप खाते हो, सामान्य अवस्था में आप जो नमक खाते हो वही तो हमारा साधारण नमक होता है। और साधारण नमक किसका बना होता है? सोडियम क्लोराइड का बना होता है। पोटेशियम क्लोराइड इससे कोई लेना देना नहीं। थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है ये प्रोटीन होता है, किस में पाया जाता है? थ्रोम्बिन में पाया जाता है। और थ्रोम्बिन किस में पाया जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स में पाया जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक, यानी ऐसा ऊतक जो मनुष्य में सर्वाधिक पाया जाए, यानी ये ऐसा ऊतक हो कि जो हर एक अंगों में पाया जाए। ये ऐसा नहीं कि एक ही जगह पाया जाए, जहां मन हो वहां पाया जाए। तो याद रखिएगा कि हमारा जो अंग है वो एक दूसरे से जुड़ा रहता है, हर एक जगह एक दूसरे से जुड़ा है, ये किसी ना किसी वजह से जुड़ा है। अब देखिए जैसे हड्डियां हैं तो हड्डियां आपस में किससे जुड़ती है? कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, इनसे जुड़ी है। अब जो हमारे मांसपेशी हैं, मांसपेशी किससे जुड़े होते हैं? फ्लेक्सर से जुड़े होते हैं और इनमें कोशिकाओं से जुड़े होते हैं, ऊतकों से जुड़े होते हैं। साथ ही साथ इनमें क्या होता है कि तंत्रिका ऊतक आपस में किससे जुड़े होते हैं? तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़े होते हैं। तो इसी कंडीशन में अगर आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है, तो शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा होता है? संयोजी ऊतक, जो क्या काम करता है? एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है। यानी एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का काम करने वाले ऊतक को ही हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी। संयोजी का जो तात्पर्य है यानी जोड़ना, यानी अगर एक अंग दूसरे अंग से जुड़ा है तो जुड़ने के लिए जो ऊतक सहायक होगा वही ऊतक क्या होगा? संयोजी ऊतक। तो यहां पे जो आपका आंसर निकल के आएगा वो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, संयोजी ऊतक। अब ये पूछा जाए कि उपकला ऊतक क्या होता है, तो जो हमारे शरीर की ये बाहरी परत है ना, जिसे आप त्वचा कह रहे हो, ये किसकी बनी होती है? उपकला ऊतक की, यानी शारीरिक संरचना निर्मात्मक ऊतक को हम लोग क्या कहेंगे? उपकला ऊतक। पेशी ऊतक जो हमारे शरीर के आकार का निर्धारण करती है कि भाई हमारा ये हाथ है, ये पैर है, ये छाती है, ये पीठ है, इसका निर्धारण करने वाले ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं? पेशी ऊतक। तंत्रिका ऊतक जो हमें संवेदनाएं मिलती हैं, जो हमें आभास होता है चोट का, दर्द का, खुशी का, हंसी का, ये सारा किसका नियंत्रण होता है? तंत्रिका ऊतक का। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिएगा, ये काला अजार, काला अजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोन है। यानी किस प्रोटोजोन के कारण क्या होता है? हमारे शरीर में काला अजार रोग हो जाता है। यानी अगर काला अजार रोग हो रहा है, काला अजार बीमारी हो रही है, तो किस ऊतक की वजह से? तो याद रखिएगा, जब काला अजार रोग होता है तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, काला अजार होता है लिस्मानिया डोनोवानी, यानी लिस्मानिया डोनोवानी के कारण क्या होता है? काला अजार रोग होता है। यह जरूर याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो ना, सारे एग्जाम में लगभग यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि काला अजार जो रोग है यह किससे होता है? लिस्मानिया डोनोवानी से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित होती है। यानी जो आप दवा कुनैन यूज करते हो मलेरिया के लिए, तो मलेरिया के लिए जो दवा आप यूज करते हो ना, वो किससे निकाला जाता है? सिनकोना से। किससे निकाला जाता है? सिनकोना से। और सिनकोना में भी किससे निकाला जाता है? छाल से। पत्ती, जड़, तना, ऐसे आप मत याद रखिएगा, आप सीधे याद रखिएगा छाल। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि तना और छाल, इसमें अंतर क्या होता है? तना क्या होता है? सजीव भाग, और जो छाल होता है तने का निर्जीव भाग। यानी जो छाल होता है ये सबसे ऊपरी लेयर होता है जो निर्जीव होता है, सूखा होता है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि सिनकोना जो पौधा होता है, इसकी जो छाल होती है, इससे एक दवा बनाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? कुनैन कहते हैं। और कुनैन कहां से आ रहा है? सिनकोना की छाल से। अब यहां पे कह रहा है कि मलेरिया की दवा कुनैन निष्कासित लौंग से। भाई लौंग से तो होना ही नहीं, सिनकोना देखना है। लाल चींटियों से, लाल चींटियों से क्या निकलता है? फार्मिकम निकलता है, सिनकोना की छाल से। ये बात हमारी क्या हो गई? सही हो गई। अब तुलसी की छाल से तो कोई लेना देना नहीं है सिनकोना का और कुनैन का। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है। अगर आप जानते होंगे, आपने देखा सुना होगा मलेरिया। मलेरिया एक बीमारी होती है हाँ। अब मनुष्य में जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम किस बीमारी का वाहक माना जाता है? मलेरिया का। जो मलेरिया होता है ना, मलेरिया के 4 वाहक होते हैं: प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। अब जब ये प्लाज्मोडियम मलेरिया के मच्छर हमारे स्किन पे कट करते हैं ना, काटते हैं, बाइट करते हैं, तो जैसे ही बाइट करते हैं तो ये क्या करता है, इसकी जो प्लाज्मोडियम होते हैं ना, ये ऐसे हमारे शरीर में जाते हैं और हमारे शरीर में ये जाकर किसके पास पहुंचते हैं? लीवर के पास, यानी यकृत के पास। और यकृत की कोशिकाओं में ये क्या करते हैं? अटैक करते हैं। किस पे अटैक करते हैं? यकृत की कोशिकाओं पे। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि जो मलेरिया के रोग होते हैं ना, ये सबसे पहला हमला किस पे करते हैं? यकृत की कोशिकाओं पे। तो अब यहां पे आपको समझना है कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है तो भाई यकृत की कोशिकाओं पे, श्वेत रुधिर कोशिकाओं पे, मांसपेशियों पे, तंत्रिका कोशिका पे। अब अगर आपसे सिंपल सा यहां पे कोई अदर ऑप्शन होता तो यहां देखिए, अगर मैं ये ऑप्शन कर देता कि चौथा ऑप्शन यहां पे मैं लिख देता ये सभी, तब आपका आंसर क्या होता? ये सभी। लेकिन जब ये ऐसा ऑप्शन नहीं है तब हमें क्या ध्यान देना है? यकृत की कोशिकाओं पर। यानी अगर ये ना हो के ये लिखा होता ये सभी, तब तो आपको ये सभी पे लगाना है। लेकिन जब ऐसी अवस्था है तो आपको किस पे लगाना है? यकृत की कोशिकाओं पे। समझ में आ गई बात? हाँ। तो अब यहां से आपको एक बात क्लियर हो गई कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है, किस पे करता है? यकृत की कोशिकाओं पे। यह बात आपको याद रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एलिफेंटियासिस फैलता है, यानी एलिफेंटियासिस जिसे हम लोग हाथी पांव कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाथी पांव। हाथी पांव का जो रोग होता है ना, वो किससे फैलता है? मच्छर से। किससे फैलता है? मच्छर से। तो अब देखते हैं कि भाई एलिफेंटियासिस में मच्छर, तो सैंड मक्खी ये तो होनी ही नहीं। फ्रूट फ्लाई, फ्लाई का मतलब भी मक्खी होता है, ये भी नहीं होना। घरेलू फ्लाई यानी हाउस फ्लाई, ये भी है। अब यहां पे क्या है? क्यूलेक्स मच्छर से। तो यहां पे एलिफेंटियासिस फैलता है, किससे फैलता है भाई? क्यूलेक्स मच्छर से। ये याद रखिएगा। यानी जो क्यूलेक्स मच्छर है, इसकी वजह से हमारे शरीर में 2 बीमारियां, एक एलिफेंटियासिस, दूसरा चिकनगुनिया, ये 2 बीमारियों को का ये क्या होता है? वाहक होता है। अगर आपसे पूछा जाए डेंगू का वाहक, तो एडीज इजिप्टी, याद रखिएगा, एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी जो होता है ये किसका वाहक होता है? डेंगू का। और मलेरिया का वाहक कौन होता है? एनाफिलीज। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो भी वाहक होते हैं वो फीमेल मॉस्किटो होते हैं। तो इसलिए यहां पे अगर ऐसा दिया होता नर क्यूलेक्स मच्छर और मादा क्यूलेक्स, तब आपको क्या ऑप्शन चूज करना होता? मादा क्यूलेक्स मच्छर। तो यहां पे ये याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते? यानी श्वसन कर रहा है
क्या कर रहा है, श्वसन कर रहा है। हाँ, चलिए अब यहां ध्यान दीजिए। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते। श्वसन हो रहा है, श्वसन की क्रिया संभव है, लेकिन श्वसन अंग नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है कि जो कॉकरोच है, कॉकरोच में जो श्वसन होता है वो किससे होता है, ट्रैकिया से। जो केचुआ है, कछुआ है होना चाहिए, जो कछुआ है, कछुआ में किससे होता है, कछुआ में होता है गिल्स से और अच्छा कछुआ, अरे ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे या केचुआ कर लीजिए। केचुआ से किससे होता है, त्वचा से। किससे होता है, त्वचा से। मेढक के हृदपीठ पाव, यानी ये लार्वा है, थोड़ा सा ये आज मिसप्रिंट है इसमें, इसे लार्वा कर लीजिए। मेढक का जो लार्वा है इसमें, तो मेढक के लार्वा में ही क्या नहीं पाया जाता, श्वसन अंग। बाकी इन दोनों में क्या पाया जाता है, श्वसन अंग पाया जाता है। तो अब यहां से अगर पूछा जाए कि किस जंतु में श्वसन अंग नहीं होता परंतु श्वसन होता है, तो वो कौन होता है, मेढक का लार्वा। ये बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तिलचट्टे में श्वसन अंग। अभी इससे पहले के कॉन्सेप्ट में मैंने बता दिया कि जो तिलचट्टा होता है, तिलचट्टे में जो श्वसन अंग होता है वो क्या होता है, ट्रैकिया। क्या होता है, ट्रैकिया। यानी जो ट्रैकिया होता है वो तिलचट्टे का क्या होता है, श्वसन अंग होता है। यानी तिलचट्टे में जो श्वसन की क्रिया होती है वो किससे संभव होती है, ट्रैकिया से। किससे संभव होती है, ट्रैकिया से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइलेरिया रोग का संचरण होता है, यानी फाइलेरिया रोग कौन फैलाता है। अब कह रहा है कि गृहमक्खी द्वारा। तो फाइलेरिया, अभी इससे पहले ही मैंने एक बात बताई कि फाइलेरिया के लिए क्यूलेक्स मच्छर आपको याद रखना है। तो फाइलेरिया यानी बी ऑप्शन, क्यूलेक्स मच्छर द्वारा। क्यूलेक्स मच्छर किस रोग के संचरण में सहायक होते हैं, तो फाइलेरिया। फाइलेरिया में क्या होता है, फाइलेरिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, एलिफेंटियासिस या हाथी पाँव कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे है कि मक्खी के लार्वा को कहते हैं, तो मक्खी के लार्वा को हम लोग क्या कहते हैं, मैगट। ये चीजें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, आप थोड़ा सा देख सकते हो। मैंने प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं, मैंने बता दिया था पहले ही, क्या कहते हैं, मैगट कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कौन सा कीट नहीं है। मक्खी क्या होता है, कीट होता है, मच्छर कीट होता है, काकरोच कीट होता है, लेकिन बिच्छू को हम लोग कीट की श्रेणी में नहीं रखते। ये जरूर याद रखिएगा लोगों, आप ये जरूर आप पढ़ोगे कि बिच्छू क्या होता है, आर्थ्रोपोडा होता है, लेकिन इसे हम लोग कीट की श्रेणी में नहीं रखते, ये जरूर याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं। अभी इससे पहले ही हमने ये बात कर लिया था, थोड़ा सा इसे फिर से बदल लीजिए। क्या किसे क्या कहते हैं, मैगट कहते हैं। घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं, मैगट कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा सिल्क वर्ग से संबंधित है, यहां वर्ग ना करके सिल्क वर्ग, यानी कौन सा ऐसा के समूह है, कौन सा ऐसा अध्ययन है जो सिल्क वर्म, यानी एक तरीके से आप रेशम कह लो, क्या कह लो, रेशम कीट, रेशम से संबंधित है। तो अब रेशम कीट से संबंधित जब बात आप करोगे ना, तो आप ध्यान दीजिएगा एपीकल्चर किसके लिए है, मधुमक्खी पालन के लिए। किसके लिए है, मधुमक्खी पालन। जब आप पीसी कल्चर कहते हो तो ये मछली पालन से है। किससे है, मछली पालन। और जो सेरीकल्चर है यही किससे है, रेशम कीट पालन। तो यहां से अब आपको क्या समझ में आया कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सिल्क यानी रेशम कीट से संबंधित है, तो कौन सा संबंधित है, सेरीकल्चर। यानी सेरीकल्चर रेशम कीट पालन किससे संबंधित है, सिल्क वर्म से यानी रेशम कीट से। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मधुमक्खियों में संचरण का साधन है, यानी एक मधुमक्खी दूसरे मधुमक्खी से कैसे आपस में जुड़ाव करती है, यानी एक मधुमक्खी दूसरे मधुमक्खी से कैसे जुड़ सकती है। तो एक मधुमक्खी दूसरे मधुमक्खी से जुड़ने का जो मुख्य साधन होता है वो क्या होता है, नाच। यानी ये अलग अलग भिन्न भिन्न नाच करती हैं। अब एक नाच होता है बेली नाच,
ऐसे ऐसे डांस, एक होता है इस तरीके से नाच, और एक होता है प्रतिस्पर्धा दौड़, एक छोर से दूसरे छोर जाना और आना ऐसे। अब अगर इस तरीके का नाच है तो ये भोजन के लिए है। किसके लिए है? भोजन के लिए। इस तरीके का जो नाच है वो किसके लिए है? खतरा के लिए। और इस तरीके का नाच जो है वो जीवन के लिए है। तो अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि जब ऐसी नाच की बात हो रही है और इस नाच से एक दूसरे से ये क्या करते हैं? जुड़ते हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान देना है कि मधुमक्खियों में जो संचरण का साधन होता है वो क्या होता है? नाच होता है, डांस होता है। ठीक है। अब यहां पे सीसी मक्खी निम्न में कौन सा रोग फैलाती है? जब ऐसी बात आ जाए तो सीसी मक्खी हमारे शरीर में कौन सा रोग फैलाती है? स्लीपिंग सिकनेस। अब ध्यान दीजिएगा, मलेरिया कौन फैलाता है? अब आप ये तो आप जान ही रहे हो, मलेरिया कौन फैलाता है? प्रोटोजोन, हैजा, कोलेरी, एलिफेंटियासिस। अभी आपको मैंने इससे पहले बताया है, आपने क्यूलेक्स मच्छर। और स्लीपिंग सिकनेस कौन फैलाता है? सीसी फ्लाई। यानी जो सीसी मक्खी होती है यही क्या कौन सा रोग फैलाती है? स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन था जिसमें हम लोगों ने आपसे एक एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से बात किया, तो इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सबको आज का भी सारा कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा और हर एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आप सब से यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब इस YouTube प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी उम्मीद और आशा के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।